किसी ने पढ़ रखा है कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ पहले पढ़ रखा है? फाउंडेशन CS-EAT, हाँ आप लोगों ने पढ़ रखा है, ऑनलाइन वाले बच्चों ने? देखो क्लास में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अगर जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे, बोलोगे, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ रखी है CS-EAT में, राइट? यस मैम। ठीक है, अब हम शुरू से करेंगे, पूरा कंपनी लॉ पढ़ना है हमें। बेसिकली हमें पढ़ना क्या इसमें, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है। कंपनीज एक्ट 2013 हमें पढ़ना है, और इसमें टोटल 470 सेक्शंस हैं। टोटल हमारे 470 सेक्शंस हैं, और ये सारे के सारे हमारे सिलेबस में आएंगे। ठीक है, पूरा कंपनीज एक्ट। देखो कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है, हम फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी आप लोग, तो आपका काम क्या है, कंपनीज एक्ट। जिसको ये कंपनीज एक्ट आता है उसके तो मजे हैं। ऐसे ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे सीएस है जिनको कंपनीज एक्ट ही नहीं आता, तो काय के सीएस बन रखे हो तुम लोग? नहीं, कंपनी सेक्रेटरी का काम ही क्या है, कंपनीज एक्ट उसको आना चाहिए। 470 सेक्शन के 470 सेक्शन उसको अपने पॉइंट्स पे याद होने चाहिए। जैसे हमें नंबर काउंटिंग आती है, ABCD आती है, वैसे 470 सेक्शंस हमें आने चाहिए। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सारे सेक्शंस याद हो जाए वर्ड बाय वर्ड, और क्लास में याद हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनीज एक्ट शुरू करने से पहले मीनिंग देखते हैं, कंपनी का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का मीनिंग कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अच्छा पहले एक बात सुन लो मेरी, कोई भी एक्ट हो, कोई भी एक्ट, चाहे कंपनीज एक्ट, चाहे कोई भी एक्ट हो, सेबी एक्ट हो, या फिर GST एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, जितने भी एक्ट्स हैं और उसमें डेफिनेशंस होती है, वो हमेशा सेक्शन 2 में डिफाइन होती है। किसी भी एक्ट में डेफिनेशंस कहाँ डिफाइन होंगी, हमेशा सेक्शन 2 में डिफाइन होंगी, हमेशा। ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी registered under Companies Act 2013 or any previous company law. क्या डेफिनेशन है, कंपनी मतलब कंपनी है जो रजिस्टर्ड है कहां पर, कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। बस इतनी डेफिनेशन है। क्या मतलब है, देखो कंपनी का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये कंपनी का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, जैसे 2, 3, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 200, 500 लोग क्या करना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस कैसे करना चाहते हैं, कंपनी बनाकर बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये दोनों लोग मिलके, दो लोग मिलके सपोज बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी बनाएंगे। कंपनी कैसे बनेगी, अगर ये रजिस्ट्रेशन करा ले अपनी कंपनी। ये लिखिए डेफिनेशन। ठीक है, कहां पे रजिस्टर कराना है, वेयर टू गेट रजिस्ट्रेशन, वेयर टू गेट रजिस्ट्रेशन, कहां पे रजिस्टर हमें कराना पड़ेगा। सपोज एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, AOP, दो लोग हैं, कौन, राम और श्याम, दो लोग हैं राम और श्याम। ये क्या करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं, कंपनी बनाकर बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इनको कंपनीज एक्ट में। कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इनको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। किसको एप्लीकेशन लगाएंगे, ROC को। ROC कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ROC कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नहीं पता तो लिख लेना। ठीक है, ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नाम से पता चल रहा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऐसा इंसान जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता हो, नाम से पता चल रहा है रजिस्ट्रार।
रजिस्ट्रार का मतलब ऐसा पर्सन जो कंपनीज एक्ट, कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करता हो। तो ये दो लोग हैं, राम और श्याम, ये कंपनी बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। ये क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे आरओसी को। कौन सी फॉर्म में एप्लीकेशन लगाएंगे, INC 32 फॉर्म, INC 32 में एप्लीकेशन लगाएंगे आरओसी को। ये कहाँ लिखी है बात, सेक्शन 7 में लिखी है। सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में बात होगी। जब हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो क्या बोला, राम और श्याम कंपनी बनाना चाहते हैं। कंपनी बनाने के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आरओसी को। आरओसी को एप्लीकेशन किस में लगाएंगे, INC 32 में लगाएंगे। कहाँ लिखी है बात, सेक्शन 7 में लिखी है। और फिर आरओसी क्या करेगा, सब कुछ चेक करेगा, इसको सब कुछ ठीक लगा तो ये रजिस्ट्रेशन कर लेगा कंपनी का, और क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा कौन से फॉर्म में, INC 11 में। समझ आया। जब कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट में या एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में, ये मतलब है इसका। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन कंपनी बनाना चाहता है, कम से कम कितने लोग चाहिए कंपनी बनाने के लिए, दो लोग चाहिए। क्या एक पर्सन, अकेला पर्सन कंपनी बना सकता है, अभी के लिए मान लो नहीं बना सकता। वैसे बना सकता है ओपीसी में 1% कंपनी भी होती है, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि 2 लोग चाहिए कम से कम कंपनी बनाने के लिए। उन लोगों को क्या नाम दिया है हमने, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, राम और श्याम है, दो लोग, ये कंपनी बनाना चाहते हैं। कंपनी बनाने के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी किसको, आरओसी को। आरओसी क्या नाम है इसका, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। किसमें एप्लीकेशन लगाएंगे, INC 32, INC 32 में एप्लीकेशन लगाएंगे। ये बात कहाँ पे लिखी है, सेक्शन 7 में लिखी है। और फिर आरओसी क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। किसमें, INC 11 में। जैसे ही आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, वैसे ही कंपनी मान ली जाएगी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो गई है। ठीक है, सिंपल है, कोई डाउट है। कंपनी का मतलब समझ आ गया सबको। यस मैम। यस। ठीक है, ये नोटिंग कर लेना साथ साथ। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम जो ये इनकॉर्पोरेशन 32 एंड ये INC 11 है, हमें को हमेशा याद रखने पड़ेंगे। हाँ, ये आपको सब कुछ याद रखना है। सारे फॉर्म के नाम है, INC 32 इज फॉर्म नंबर और INC 11 इज ऑल्सो फॉर्म। कि हमें एप्लीकेशन लगानी है तो INC 32 फॉर्म में लगानी है, और जब आरओसी आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देगा वो फॉर्म INC 11 में देगा। ये आपको सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। एक एक चीज याद होनी चाहिए आपको कंपनीज एक्ट की, और कुछ हो ना हो पर ये जरूर याद होना चाहिए। और सबसे मुश्किल पेपर भी कंपनी लॉ का ही आता है, ये भी सुन लो, ठीक है। क्योंकि हम CS का काम ही क्या है, कंपनीज एक्ट ही तो काम है, इसलिए तुम्हें अच्छे से वो तुम निचोड़ लेंगे तुम्हें पेपर में, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनो, इजीली हो जाएगा पेपर। इतना नोटिंग हो गया सबका? यस मैम। आपका हो गया? अभी मैंने आरओसी के बारे में आपको बताया। आरओसी कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है आरओसी। यस मैम। नॉर्मली एवरी स्टेट में एक आरओसी होता है। नॉर्मली एवरी स्टेट हैज वन आरओसी। हर स्टेट में आरओसी है। क्या दिल्ली स्टेट है? यस मैम। दिल्ली इज अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी? स्टेट, क्वासी स्टेट है। दिल्ली क्या है, क्वासी स्टेट है। तुम स्टेट ही मान लो, स्टेट है दिल्ली, तो दिल्ली में भी आरओसी होगा। दिल्ली का आरओसी है हमारा नेहरू प्लेस में। नेहरू प्लेस गए हो तुम लोग? वहां पे कंप्यूटर मार्केट है, नेहरू प्लेस। और हमारे आरओसी का नाम क्या है, कमल हरजानी। कमल हरजानी। क्या पता फ्यूचर में जाना पड़ जाए तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा आरओसी कहाँ बैठता है, पता होना चाहिए। नेहरू प्लेस में नाम क्या है हमारे आरओसी का, कमल हरजानी नाम है, ठीक है। सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमसे मैं, ठीक है। एक शॉप है,
उस शॉप का नाम है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। क्या नाम है? शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। ये शॉप का नाम है। शॉप के नाम होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, तो एक शॉप है उसका नाम है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। क्या ये कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट? क्या ये No. शर्मा ट्रेडिंग कंपनी इज अ कंपनी और नॉट? No. कंपनी है ये। कंपनी क्यों है? ये कंपनी नहीं है। कंपनी क्यों नहीं है? कंपनी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरओसी के पास, फॉर्म INC 32 फाइल करना पड़ेगा। सिर्फ कंपनी नाम लिख देने से कंपनी नहीं बन जाती, हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आरओसी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है? नहीं हो सकता कि ऐसे कंपनी लिखते हैं जो नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है? सिर्फ कंपनी वर्ड कंपनी लिख देने से तो कंपनी थोड़ी बन जाएगी। ठीक है? हमें कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आरओसी में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कौन से फॉर्म में? INC 32, INC 32 में हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उसके बाद आरओसी हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। कौन से फॉर्म में देगा? INC 11 में देगा। ठीक है? INC 11 में देगा। अच्छा, अभी हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है, एक जरा बताना कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज 20। 20. क्या डेफिनेशन है? कंपनी मीन्स अ कंपनी Incorporated under रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, ये मतलब है। इस डेफिनेशन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? सबको आ गया ना समझ में? श्योरिटी है? अपने ऊपर विश्वास है पूरा? चलो फिर एक क्वेश्चन बताओ मेरे को। एप्पल सुना? एप्पल आईफोन, Yes, ma'am. वेदर एप्पल इज अ कंपनी? क्या एप्पल कंपनी है? एप्पल कंपनी है। हम बोलते हैं हमें एप्पल कंपनी का फोन चाहिए या आईपॉड्स चाहिए मेरे को एप्पल कंपनी के, क्या हम सही बोलते हैं? एप्पल कंपनी है या नहीं है? अच्छा, कंपनी का मतलब क्या है? ब्रांड है वो ब्रांड है, कंपनी तो है ना। मुझे बताओ एप्पल कंपनी है या नहीं है? Yes, ma'am. है कंपनी। आप लोगों ने बोला कंपनी, आपने भी बोला कंपनी है एप्पल। अच्छा, लेकिन कंपनी की डेफिनेशन तो ये है कि कंपनी वो होता है जो कंपनीज एक्ट 2013 में या एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर होता है। डेफिनेशन तो ये है। क्या ये एप्पल इस डेफिनेशन में फिट हो रही है? क्या एप्पल कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है? नहीं है। या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है? उसमें भी नहीं है। तो फिर एप्पल कंपनी कैसे हुई? एप्पल कंपनी Apple India. फॉरेन लॉ में कंपनी रजिस्टर्ड है ना, तो फॉरेन लॉ में है, फॉरेन कंपनी है ये। आप क्या कह रहे थे? Ma'am, same India. Apple India की नहीं है. कंपनी तो वो होती है, अभी हमने कंपनीज में अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कंपनी की। कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्या है कंपनी एक्ट? इंडिया का है? इंडिया का नहीं है कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया का है। तो हम तो इंडिया में रहते हैं, हम तो कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया का ही पढ़ेंगे। हमारे लिए कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में रजिस्टर्ड है। लेकिन एप्पल तो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, एप्पल तो यूएसए में रजिस्टर्ड है। एप्पल तो यूएसए के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है ना, इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड थोड़ी है। तो हमारे लिए तो ये एप्पल जो है वो कंपनी तो नहीं है, हमारे लिए एप्पल कंपनी नहीं है। क्योंकि कंपनी तो वो होती है जो कंपनीज एक्ट इंडिया में, कंपनीज एक्ट 2013 में या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो। तो एप्पल कंपनी नहीं है। एप्पल क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। एप्पल क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? ऐसी कंपनी जो इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, वो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में आती है और उसको हम कंपनी मानते हैं। लेकिन ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हो, उसको कंपनी ना बोल के क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। तो सारे इंडिया में तो सारी बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों? लगभग तो भारतीय है ना सारी। रिलायंस क्या है? रिलायंस कंपनी है। टाटा, टाटा क्या है? कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? बोलो माइक्रोसॉफ्ट।
हाँ, माइक्रोसॉफ्ट बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, इजी है कि नहीं है? तो मैं ये बोल सकती हूँ ऐसी कंपनी जो कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, वो तो क्या है, कंपनी है। बट ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो आज के बाद क्या बोलोगे, एप्पल कंपनी का फोन चाहिए या एप्पल बॉडी कॉर्पोरेट का फोन चाहिए? एप्पल बॉडी कॉर्पोरेट का फोन चाहिए। उसको समझ में भी नहीं आएगा दुकान वाले को, वो बोलेगा जाओ हमारे पास है भी नहीं, यही बोलेगा। उसको तो समझ में ही नहीं आएगा कि एप्पल बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। ये तो हमें पता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमसे, बताना जरा, रिलायंस क्या है, कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट? मैम कंपनी। टाटा कंपनी। कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट। माइक्रोसॉफ्ट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एप्पल बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट। इन्फोसिस, अब इसमें बॉडी कंफ्यूजन, कॉर्पोरेट। इन्फोसिस इंडिया में रजिस्टर्ड है, इट इज अ कंपनी। कंपनी। इन्फोसिस इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, इट इज अ कंपनी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एप्पल का मालिक कौन है? एप्पल का मालिक, सीईओ ऑफ एप्पल कौन है? मैम टिम कुक। टिम कुक। इसने क्या करा, ये ना इंडिया में आ गया। टिम कुक कहाँ गया, इंडिया में आ गया, और इसने बोला कि मैं इंडिया में एक कंपनी खोलना चाहता हूँ। क्या बोला इसने, कि मैं इंडिया में कंपनी खोलना चाहता हूँ, इंडिया में, और उस कंपनी का नाम मैं कुछ भी, कंपनी का नाम ये रखना चाहता हूँ, डैश डैश डैश, कुछ भी नाम। अब ये क्या करेगा, कंपनी में इंडिया, कंपनी को इंडिया में खोलना चाहता है, तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा किसके पास, आरओसी के पास। फिर आरओसी इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, INC 11 देगा। अब ये कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड मानी जाएगी या बाहर मानी जाएगी? अब ये इंडिया में रजिस्टर्ड मानी जाएगी तो ये कंपनी मानी जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चाहे जो मर्जी बाहर का पर्सन इंडिया में आके कंपनी बना रहा है, उसको आरओसी में, इंडियन आरओसी में रजिस्टर करा रहा है, तो वो क्या है, कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट वो होता है जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हो। क्लियर है इतना? क्लियर है? यस मैम। श्योर, आगे बढ़ सकते हैं? यस मैम। ठीक है, कंपनी कहाँ लिखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है। कंपनी दो तरीके की होती है, एक तो होती है प्राइवेट कंपनी, और दूसरी पब्लिक कंपनी। 2 टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, दो तरीके की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 68 और पब्लिक कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 71। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है, 2 क्लॉज 68। पब्लिक कंपनी का सेक्शन क्या है, 2 क्लॉज 71। प्राइवेट कंपनी कैसे बनती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, एनी कंपनी which satisfy the following conditions. Satisfy the following conditions.
क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 2 कंडीशंस दे रखी हैं। पहली तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और कितनी प्रिस्क्राइब थी पहले, अर्लियर 1 लाख रुपए। क्या मतलब है इस पॉइंट का, कि अगर हमें प्राइवेट कंपनी बनानी है, अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए। मतलब क्या पेड अप शेयर कैपिटल का, कि कम से कम 1 लाख रुपए का आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो। लेकिन अब ये पॉइंट जो है वो खत्म हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, देखो क्या हुआ था, ध्यान से सुनना इस बात को, लॉजिक, हमें ना लॉजिक देखना है। लोग तो ये तो आपको कोई भी पढ़ा देगा कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल पहले रिक्वायरमेंट 1 लाख थी, अब कुछ भी नहीं है, अब आप 0 रुपए से भी कंपनी बना सकते हो, ये तो कोई भी बता देगा पढ़ के। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक सुनना। देखो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, मोदी सरकार, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इनके पास ना कुछ लोग आए, कुछ पर्सन्स आए, गवर्नमेंट के पास कुछ लोग आए और बोला कि ना गवर्नमेंट हमें ना, मोदी जी को बोला कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो हमें जॉब नहीं मिल रही। तो मोदी ने बोला कि आप लोग अपनी कंपनी बनाओ, क्या करो आप लोग, कंपनी बनाओ, अपना बिजनेस करो। और बिजनेस कैसे करो, कंपनी बना के बिजनेस करो, ये बोला। और इन लोगों ने बोला कि हम बिजनेस तो कर लेंगे, लेकिन आपने क्या कर रखा है कंपनीज एक्ट में ना, अब हम बिजनेस करेंगे, कंपनी बनाएंगे तो हमारे ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा। और पहली ही डेफिनेशन में, कंपनी की डेफिनेशन में, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ये लिखा है कि कम से कम हमें 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये लिखा है। ठीक है, अब तो हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम कंपनी बनाएंगे कैसे, आप बताओ, क्योंकि हमें कम से कम 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि बात तो तुम लोग सही कह रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, मैं कंपनीज एक्ट को क्या करता हूँ, अमेंड करता हूँ। अमेंड का मतलब क्या होता है, चेंज करना। अमेंड का मतलब क्या होता है, चेंज करना। मोदी जी ने बोला कि ठीक है, मैं कंपनीज एक्ट को अमेंड करता हूँ, चेंज करता हूँ, और ये जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना 1 लाख, इसको हटा देता हूँ। तो अब आप लोग बिना पैसे के 0 रुपए से क्या कर सकते हो, कंपनी शुरू कर सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। सही करा मोदी जी ने, इन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी तो मोदी जी ने क्या करा, इनको बोला बिजनेस कर लो। तो लोगों ने बोला कि हमारा पैसे नहीं है, 1 लाख रुपए तो चाहिए कम से कम। तो मोदी जी ने बोला ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, ये पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट को हटा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। तो अब आप बिजनेस कर सकते हो। तो कह रहे हैं अब तो हम बिजनेस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आसान हो गया। तो बताओ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट को क्यों हटाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हटाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हटाया गया। समझ आया लॉजिक इसके पीछे का, तुम्हें देख के तो कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझो कि ऐसा क्यों करा गया। जो भी चीज होती है उसके पीछे कुछ रीजन होता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रीजन। सिंपल। एग्जाम्पल हटा दो, डन हो गया इतना। Yes, ma'am.
अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2/68। इसके साथ मैं कनेक्ट करने वाली हूँ सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 बोलता है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो आपको मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको कम से कम 7 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। क्या बोलता है सेक्शन 3? अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम 2 लोग चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम 7 लोग चाहिए। इन पर्सन्स को नाम दे रखा है लॉ में सब्सक्राइबर। क्या नाम दे रखा है? सब्सक्राइबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कंपनी बनाते हैं उनको सब्सक्राइबर बोलते हैं। तो अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 2 सब्सक्राइबर चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 7 सब्सक्राइबर चाहिए। क्या चाहिए? 7 सब्सक्राइबर चाहिए। इजी है। और सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है every subscriber shall take at least 1 share. Shall take at least 1 share. ये सेक्शन 4 बोलता है। देखो हम कनेक्शन के साथ पढ़ रहे हैं, हम 2/68 पढ़ रहे थे, फिर सेक्शन 3 पे आ गए, सेक्शन 4 पे आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि हम सेक्शंस को कैसे मिलाते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 ने क्या बोला? प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए, 2 सब्सक्राइबर चाहिए, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सब्सक्राइबर चाहिए कंपनी बनाने के। ये बोला सेक्शन 3 ने। और सेक्शन 4 ने क्या बोला? एवरी सब्सक्राइबर को कम से कम कितने शेयर लेने पड़ेंगे? 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी बनानी है मुझे, तो कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 लोग। 2 सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, तो 2 सब्सक्राइबर है मेरे पास, ए और बी। अब रिक्वायरमेंट क्या सेक्शन 4 की कि इनको, इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा? 1-1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा 1-1 शेयर। या शेयर फ्री में मिलेगा? कम से कम 1 रुपए का शेयर तो होगा। तो मान लेते हैं 1 रुपए का शेयर है, 1 रुपीज। क्या ठन्नी का शेयर हो सकता है? चवन्नी का हो सकता है। अभी तो होती ही नहीं है ठन्नी चवन्नी। तुमने देखी है ठन्नी चवन्नी? नहीं देखी? आप लोगों ने देखी? किसी ने नो मैम। नहीं देखी? तो हमने देखेंगे तो उसमें कैसे होगा? 1 शेयर कम से कम 1 रुपए का तो हो सकता है। ठीक है, तो ए को मैंने 1 शेयर दिया 1 रुपए का, 1 रुपीज आ गए मेरे पास। मतलब कंपनी के पास आ गए। और बी को भी 1 शेयर दिया 1 रुपए का, तो उससे भी मेरे को 1 रुपए आ गया। तो मेरे पास कितने पैसे हो गए? 2 रुपए मैंने कैपिटल लगा दी, कंपनी लगा दी 2 रुपए कैपिटल। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा था कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्या ऐसा बोल सकते हैं कि कम से कम 2 रुपए तो मुझे लगाने पड़ेंगे अगर मुझे प्राइवेट कंपनी करना है? क्या ऐसा बोल सकते हैं लॉजिकली? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि कम से कम सेक्शन 3 और 4 को मिला के क्या ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 रुपए तो मुझे लगाने ही पड़ेंगे? और अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 लोग हैं तो कम से कम 7 रुपए तो मुझे लगाने ही पड़ेंगे। लॉजिक समझ आ रहा है? पेपर में नहीं लिखना ये 2 रुपए 7 रुपए। ठीक है, पेपर में एग्जाम में नहीं लिखना 2 रुपए 7 रुपए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, कम से कम तो आपको प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम आपको 2 रुपए तो लगाने पड़ेंगे, और अगर पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम 7 रुपए तो आपको लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? यस मैम। हमने कनेक्ट कर दिया सेक्शन 2/68 को सेक्शन 3 के साथ और सेक्शन 4 के साथ। लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, कहाँ लिखी है? सेक्शन 2/68 में लिखी है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? जो कंपनी सेटिस्फाई करेगी फॉलोइंग कंडीशन। एक कंडीशन तो है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, ये एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, अभी तो 1 लाख रुपए की लिमिट हटा दी है, क्या पता फ्यूचर में ले आए दोबारा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कि दोबारा फ्यूचर में ले आए। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है?
कि प्रिस्क्राइब करा गया हो। कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू प्रिस्क्राइब। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर किसने दी है? सेक्शन 469 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? एमसीए। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। एमसीए के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए है। और किसने पावर दिया? सेक्शन 469 ने पावर दी है। और कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे? रूल्स में प्रिस्क्राइब करेंगे। कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे? रूल्स में। अच्छा, एमसीए के बारे में पता है आप लोगों को? किसी को एमसीए क्या है? एक वेबसाइट है, देखो www.mca.gov.in, ये एक वेबसाइट है। इसी पे कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं, एलएलपीज हैं, ठीक है, और इनके सारे डेटा, जितना भी डेटा है, इसमें कितने डायरेक्टर है, कितने मेंबर है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सब कुछ हमें पता चल सकता है इस वेबसाइट से। जितनी भी फॉर्म्स है। अच्छा, हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे आईएनसी 32 में। ये आईएनसी 32 आएगा कहाँ से? इसी वेबसाइट पे आएगा। अभी बताया ना, आईएनसी 32 में इनकॉर्पोरेट करते हैं सेक्शन 7। तो आईएनसी 32 आएगा कहाँ से? ये इस वेबसाइट पे है। आपको उसको फिल करना है और भेजना है उसे, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है? एमसीए की वेबसाइट को चलाना आना चाहिए। खोल के देखना ये वेबसाइट, देखते हैं आप कुछ समझ में आता है या नहीं आता। घर जाके खोल के देखना, लैपटॉप में, फोन में नहीं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में खोल के देखना इसको, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो हो गई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। सेकेंड कंडीशन क्या है? इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 3 points are mentioned. अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा है 11th-12th में? पार्टनरशिप पढ़ा है? पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती थी, याद है कुछ? पार्टनरशिप डीड, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती थी। टर्म्स एंड कंडीशंस, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड होती थी, एग्रीमेंट होता था, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती थी, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब लिखा होता था। ऐसे कंपनी में क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, एओए होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, ठीक है। इसमें 3 चीजें मेंशन होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें मेंशन होनी चाहिए? ए पॉइंट क्या है? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। सेकेंड पॉइंट, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स to 200। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोहिबिट्स पब्लिक इशू। पब्लिक इशू ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। ये 3 चीजें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 और प्रोहिबिट पब्लिक इशू ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। क्या मतलब है इसका?
रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि हम ये काम कर तो सकते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ कंडीशन के साथ। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि आप ये काम कर तो सकते हो, अच्छा अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आप बाहर जा तो सकते हो लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। कैसे? मेट्रो में जाओगे तो एक एक सीट छोड़ के बैठोगे, मास्क लगा के बैठोगे, क्या उसने आपको अलाउ कर रखा है? आपको अलाउ तो कर रखा है बाहर जाना, लेकिन विद कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो ऐसे ही प्राइवेट कंपनी को भी राइट तो है कि अपने ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स, बट विद कुछ रिस्ट्रिक्शंस। और प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट का मतलब होता है साफ साफ मना करना, नॉट अलाउड, कर ही नहीं सकते। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? साफ साफ मना कर देना कि आप ये काम कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है कि कर सकते हो विद सम कंडीशंस, विद सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, पहले फर्स्ट वन को समझते हैं, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। इसका मतलब क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, इसके दो मेंबर्स हैं, ए और बी। ए के पास 2000 शेयर्स हैं और बी के पास भी 2000 शेयर्स हैं। ऐसा हो सकता है? कम से कम एक शेयर लेना था, ज्यादा ले सकते हैं? ज्यादा ले सकते हैं। इनके पास 2000 शेयर्स हैं। ए क्या चाहता है? अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है। ए अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है। क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? बोलो, सब बोलेंगे। क्या अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है वो? यस मैम। यस, ट्रांसफर कर सकता है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन है उस पे। बट क्या है? कुछ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर ए अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो उससे पहले बी से पूछना पड़ेगा कि आप मेरे शेयर खरीदना चाहते हो। अगर बी बोलता है कि मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूं, तो ए बी को ही बेचेगा। लेकिन अगर बी ने मना कर दिया कि मुझे आपके शेयर नहीं खरीदने, तो ए के पास राइट है, वो किसी थर्ड पर्सन को भी अपने शेयर बेच सकता है। तो क्या रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एक शेयर होल्डर, प्राइवेट कंपनी का एक शेयर होल्डर अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा कि मैं अपने शेयर बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे? अगर दूसरे शेयर होल्डर ने मना कर दिया तो फिर वो किसी और को भी बेच सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन है, बस सिंपल है। समझ में आ गया या नहीं आया? प्राइवेट कंपनी के 3 मेंबर्स हैं, हो सकते हैं 3, मिनिमम कितने चाहिए? 2। 200. इसके 3 मेंबर्स हैं। ए के पास 1000 शेयर्स हैं, बी के पास 2000 शेयर्स हैं और सी के पास 3000 शेयर्स हैं। ठीक है, अब ए अपने शेयर बेचना चाहता है तो क्या करेगा? वो पहले बी से और सी से पूछेगा। ठीक है, बी और सी से पूछेगा। क्या पूछेगा? कि मैं अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? इसने मना कर दिया कि नहीं खरीदूंगा। सी से पूछेगा आप खरीदोगे? इसने मना कर दिया नहीं खरीदूंगा। तो फिर ये क्या करेगा? किसी थर्ड पर्सन को भी बेच सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है आर्टिकल्स में? क्या लिखा होना चाहिए? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो ये प्राइवेट कंपनी मान ली जाएगी। सिंपल है। एग्जाम्पल समझ में आया? Yes, ma'am. तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि प्राइवेट कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास एक राइट होता है। क्या राइट होता है? कि जब भी कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स को, बोलो, अपने शेयर्स को ट्रांसफर करेगा तो पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आस्क फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास। इस राइट को नाम दिया हुआ है लॉ में प्री एम्प्टिव राइट। क्या नाम दे रखा है? प्री एम्प्टिव राइट। प्री एम्प्टिव राइट। क्या नाम दे रखा है? प्री एम्प्टिव राइट। अगर आपसे पेपर में पूछ ले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्री एम्प्टिव राइट, तो क्या लिख दोगे? लिख दोगे या नहीं लिख पाओगे? लिख दोगे? Yes, ma'am.
नोटिंग हो गई? हो गया? डन। फर्स्ट पॉइंट तो हमें समझ में आ गया। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स का क्या मतलब है कि अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। अगर वो मना कर देते हैं तो आप लोग कर सकते हो किसी को भी ट्रांसफर, यही मतलब है। सेकेंड पॉइंट है लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। आगे लिखना लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 में यहाँ पे 50 लिख के काट देना। पहले 50 होती थी लिमिट, अब 200 हो गई है, ठीक है। आगे लिखेंगे यहाँ पे एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग फर्स्ट पॉइंट, persons who are in the employment of company, who are in the employment of company। सेकेंड पॉइंट लिखो persons who have been, राइटिंग समझ में आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. Formally in employment of company were members of company while in employment। एंड ये थर्ड वाला पॉइंट अभी हटा रही हूं मैं। आप लोगों को कुछ रफ नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए हटा रही हूँ। and have continued to be member after employment ceased। तो कुछ ये लिखा है सेकेंड पॉइंट में, सेक्शन 268 में आर्टिकल में पहले तो था रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, और सेकेंड पॉइंट में लिखा है लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, और नीचे एक्सक्लूडिंग लिखा है ये 2 पॉइंट। इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? कोई भी इसका मतलब बता सकते हो? जरा सोचो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है।
हाँ जी, पढ़ा है पॉइंट्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। कुछ समझ में आया? बोलो, आपको क्या लिखा है? लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। क्या मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। यही मतलब है इसका। फर्स्ट लाइन तो हमें समझ में आ गई कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 200 होंगे। पहले 50 होती थी लिमिट, अब कितनी है? 200 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। आगे क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है कि 200 की लिमिट में ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट नहीं है। क्या मतलब है? एक्सक्लूडिंग का मतलब कि जो ये 200 की लिमिट है ना, उसमें 2 लोग नहीं आएंगे। कौन कौन? जो कंपनी के एम्प्लॉइज है। पहला पॉइंट है पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी। जो लोग कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो लोग 200 की लिमिट में नहीं आएंगे। ये मतलब है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं क्या मतलब है इस पॉइंट का। एक कंपनी है एबीसी, ठीक है, इसके 210 मेंबर है। कितने मेंबर है? 210, ठीक है। और जिसमें से 10 लोग जो है एम्प्लॉयज हैं। 10 लोग क्या है? एम्प्लॉयज। क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है या नहीं है? क्यों प्राइवेट कंपनी है? इसके तो 210 मेंबर है और प्राइवेट कंपनी में तो 200 मेंबर चाहिए होते हैं मैक्सिमम। 10 एम्प्लॉय है तो उन्हें 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, 210 में से माइनस कर देंगे 10। ये 10 वो लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं। ये 10 लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं वो 200 की डेफिनेशन में काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब अभी भी माना जाएगा कि इस कंपनी के कितने एम्प्लॉय मेंबर्स हैं? 200। तो ये एबीसी क्या बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। ठीक है। ऐसा क्यों करा गया? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक, रीजन पता होना चाहिए आपको हर चीज के पीछे का। ये 200 ये जो एम्प्लॉयज हैं इनको क्यों काउंट नहीं करते हम 200 की लिमिट में? एम्प्लॉयज को 200 की लिमिट में काउंट क्यों नहीं करा जाता? देखो, हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत होती है काम करने के लिए। बताओ, हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत है। आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम पता नहीं क्या क्या देखते हैं, संदीप महेश्वरी और वगैरह वगैरह, यूट्यूब पे बहुत कुछ देखते ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है काम करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है? अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए इनको शेयर देती है। क्या देती है? शेयर्स देती है। क्या बोलती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स रखो और अब जब चाहो आप इन शेयर को बेच सकते हो और अपने लिए पैसे दे सकते हो। मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? पैसा होता है। तो वो क्या कंपनी क्या करती है? पैसा ना देकर शेयर दे देती है फ्री में और बोलती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर रख लो, जब आपको लगेगा कि शेयर की कीमत बढ़ गई है तो आप बेच देना। ठीक है, तो मोटिवेशन मिल गया एम्प्लॉयज को, ये कंपनी तो बड़ी अच्छी है, मुझे शेयर भी दे रही है, फ्री में शेयर दे रही है और मुझे सैलरी भी तो देती है काम करने की। और जब ये शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं शेयर को बेच के पैसे ले लूंगा, तो मेरे को प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, उसको मोटिवेशन आएगा कि कंपनी कितनी अच्छी है तो मुझे भी कंपनी के लिए अच्छा काम करना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। तो कंपनी शेयर देती है। इस शेयर को नाम दिया जाता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये आप पढ़ोगे, सिक्योरिटी लॉ में पढ़ोगे, प्रोफेशनल में पढ़ोगे, बस नाम बता रही हूँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये कंपनी क्या करती है? इस प्लान के अंडर अपने एम्प्लॉयज को शेयर देती है। ठीक है, अब ये कंपनी शेयर तो देना चाहती है, लेकिन सपोज मान लो कि प्राइवेट कंपनी है, उसके मेंबर तो मैक्सिमम 200 ही हो सकते हैं। अब उसके एम्प्लॉयज, ऐसा भी सकता है एम्प्लॉयज 2000 हो, ये भी तो हो सकता है 2000 एम्प्लॉयज हो सकता है प्राइवेट कंपनी में 2000 एम्प्लॉयज, बिल्कुल हो सकता है। तो अब ये सोचेगी यार 200 की लिमिट है मेरे मेंबर्स की, अगर मैं 2000 लोगों को अपने शेयर दे दूंगी तो मेरी तो लिमिट एक्सक्लूड हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी, तो मैं प्राइवेट कंपनी की जगह पब्लिक कंपनी बन जाऊंगी कि नहीं? तो वो तो दे ही नहीं पाती अपने एम्प्लॉयज को शेयर, उनको मोटिवेट ही नहीं कर पाती, तो कंपनी भी नहीं चल पाती ना। एम्प्लॉयज खुश नहीं है तो कंपनी भी कैसे चलेगी? इसीलिए लॉ मेकर ने इस बात को समझा और 200 की लिमिट में से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को हटा दिया। उसने बोला जितने मर्जी एम्प्लॉयज हो, आपके 2000 और 2 लाख 2 करोड़, उनको आप जितने मर्जी शेयर दो, वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। सिंपल। फर्स्ट पॉइंट तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन एक पॉइंट और लिखा है इसमें। सेकंड, 200 की लिमिट में एक तो ये एम्प्लॉयमेंट, इसको मैं नाम दे सकती हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट है इसको क्या नाम दे सकते हैं? प्रेजेंट एम्प्लॉय।
पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, मतलब प्रेजेंटली वो मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है, तो इसको नाम दे दो, यहाँ मेरे पास जगह नहीं, लिखो यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे लिख लो प्रेजेंट एम्प्लॉय, एरो डाल के लिख लो प्रेजेंट एम्प्लॉय। दूसरा पॉइंट क्या है, पर्सन्स हु हैव बीन फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, मतलब कि ऐसे लोग जो मेरे फॉर्मली थे, पहले थे, फॉर्मली का मतलब पास्ट एम्प्लॉय, पहले थे एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, वर मेंबर्स ऑफ कंपनी, एम्प्लॉयमेंट में भी थे, साथ साथ मेंबर भी थे, क्योंकि कंपनी ने उनको भी शेयर दिए होंगे, इसलिए मेंबर भी थे, ठीक है। एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर एम्प्लॉयमेंट चेंज, अभी भी वो मेंबर है, लेकिन उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो गई, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं पास्ट एम्प्लॉय, लिख सकते हैं पास्ट एम्प्लॉय। पॉइंट, इस सेकंड पॉइंट का मतलब समझ में आया कि हमारे ऑफिस में, हमारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कुछ मेरे एम्प्लॉय थे, उनको मैंने शेयर दिए थे, साथ साथ वो मेरे मेंबर थे, अब वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, लेकिन उनके पास शेयर आज भी है, तो क्या वो 200 के लिमिट में काउंट होंगे? वो 200 के लिमिट में काउंट नहीं होंगे। ये मतलब है इस पॉइंट का। एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग एक एक चीज लिखोगे तभी आपको याद रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी लिखना है सारे। देखो एबीसी कंपनी है एक, इसके 10 मेंबर है, 10 मेंबर्स है, क्या ये 200 के लिमिट में काउंट होंगे? होंगे कि नहीं? बोलो, सब बोलेंगे। Yes, ma'am. जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, काउंट होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, वही 10 मेंबर है और साथ में ये लोग जॉब भी करते हैं इसी कंपनी में, अब काउंट होंगे 200 के लिमिट में? No, ma'am. अब काउंट नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट, 10 मेंबर्स, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, लेफ्ट द जॉब, अब काउंट होंगे? No, ma'am. नहीं होंगे। अच्छा, ये जब 10 मेंबर जॉब में थे तब भी काउंट नहीं हो रहे थे 200 के लिमिट में, पॉइंट क्या था? B1। सेकंड पॉइंट का फर्स्ट, ठीक है। और 10 मेंबर उन्होंने जॉब छोड़ दी अपनी, किस में आ रहे हैं? ये B2 में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये वही वाले 10 मेंबर हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, लेफ्ट जॉब, ठीक है। लेफ्ट द जॉब प्लस इन्होंने अपने शेयर्स को भी सेल कर दिया। अब बताओ क्या होगा? इन्होंने तो अपने शेयर को सेल कर दिया, तो ये तो मेंबर भी नहीं है, तो फिर किस में आएंगे? ये 200 के लिमिट में आएंगे, B1 में आएंगे, B2 में आएंगे, किस में आएंगे? किस में आएंगे? किसी में भी नहीं आएंगे, नॉट एप्लीकेबल, इनके ऊपर तो अप्लाई नहीं होती है बात अब, क्योंकि वो शेयर मेंबर्स ही नहीं है, अब तो शेयर भी सेल कर दिए उन्होंने, ठीक है। अब ये वही वाले 10 लोग हैं, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये 10 लोग हैं, ठीक है, यही वाले जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है। इन्होंने क्या करा? अगेन परचेज फ्रेश शेयर्स, अगेन परचेज फ्रेश शेयर्स। अब बताओ, will they include in the limit of 200 or they will be come in the B2 or B1? किस में आएंगे? सोच के बताओ, सोचो सोचो, देखते हैं किसमें कितना दिमाग है, लॉजिकली सोचो। इंक्लूड होंगे? कौन कौन बोल रहा है इंक्लूड होंगे 200 की लिमिट में, और कौन नहीं बोल रहा है कि इंक्लूड नहीं होंगे, B2 में आएंगे? यशिका, बताओ, यस और नो तो बोलो। मैम B2 में आएंगे। B2 में आएंगे, और आप बोल रहे हो 200 के लिमिट में आएंगे। B2 में क्यों आएंगे? B2 में तो वो लोग आते हैं जो मेरे मेंबर्स थे, एम्प्लॉइज थे, जो मेरे एम्प्लॉइज थे और साथ साथ मेंबर अभी भी हैं, यही आते हैं।
पास्ट एम्प्लॉइज प्लस एग्जिस्टिंग मेंबर्स, ये B2 में आते हैं। यही था, बोलो यही था कि नहीं था? अब Yes, वो ma'am. मेरे एम्प्लॉइज तो नहीं रहे, लेकिन वो मेरे मेंबर्स हैं, तभी वो मेरे B2 में आते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी मेंबरशिप भी खत्म कर दी। अब ना ही ये एम्प्लॉइज है ना ही ये मेंबर्स है। इन्होंने क्या करा इन लोगों ने कि दोबारा अगेन परचेज कर लिए शेयर, अगेन परचेज शेयर कर लिए। अब ये क्या है, ना ही ये एम्प्लॉय है, ना ही ये पास्ट एम्प्लॉय माने जाएंगे और ना ही ये एग्जिस्टिंग मेंबर्स माने जाएंगे। अब ये 200 की लिमिट में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, B2 क्या बोल रहा है कि वो मेंबर पहले एम्प्लॉयज थे लेकिन मेंबर आज भी है। एक बार उन्होंने शेयर अपने सेल कर दिए तो वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स नहीं माने जाएंगे, अब उनका रोल खत्म, अब दोबारा से शुरू होगी कहानी। तो वो B2 में, सॉरी 200 की लिमिट में इंक्लूड हो जाएंगे और B2 में नहीं आएंगे। सिंपल है, इजी है या नहीं है? Yes, ma'am. मुश्किल है? किसको मुश्किल लगी ये बात? तुम लोग बोलते नहीं हो कुछ भी। Ma'am. थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? सी पॉइंट क्या था? प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स पब्लिक इशू। of any kind of security issue, any kind of securities। प्रोहिबिट का मतलब क्या है? कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या था? कर तो सकते हैं विद सम कंडीशंस, विद सम रिस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिट का मतलब क्या है? एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, कर ही नहीं सकते, नॉट अलाउड। पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल खोल ही नहीं सकते कोविड में, तो ये क्या है? प्रोहिबिट कर रखा, साफ साफ मना कर रखा कि आप लोग पिक्चर हॉल नहीं खोल सकते। ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया जाता कि खोल सकते हो और 50% कैपेसिटी करो बिठाओगे तो क्या होता? वो रिस्ट्रिक्शन। साफ साफ मना कर रखा है, कर ही नहीं सकते तो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट। ठीक है, अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ पब्लिक इशू। मीनिंग ऑफ पब्लिक इशू, कंपनी, कोई भी कंपनी 2 मेथड से शेयर इशू कर सकती है, 2 मेथड से शेयर इशू कर सकती है। कौन कौन से 2 मेथड है वो? पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू। शेयर इशू करने के 2 मेथड्स हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन 42 है और पब्लिक इशू का सेक्शन 29 है। कनेक्ट हो रही है हर चीज, देखो कितने, कहां से शुरू किया था, कौन से सेक्शन पे पहुंच गए। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान से सुनना, एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 200 पर्सन्स को शेयर इशू करना इस प्राइवेट प्लेसमेंट। एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 200 पर्सन्स को शेयर इशू करने को क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। पब्लिक इशू क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 200 पर्सन्स को शेयर इशू करने को क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक साल में 200 लोगों को शेयर इशू करे तो वो क्या हो गया? प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। एक साल में मैंने 200 से ज्यादा लोगों को शेयर इशू करे तो वो क्या हो गया? पब्लिक इशू। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर मैम 1 अप्रैल से 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर होता है जो शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च। ठीक है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 1 जैन टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च।
तो अगर मैंने एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को शेयर इश्यू करे दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, 200 से ज्यादा लोगों को शेयर इश्यू कर दिए तो पब्लिक इश्यू। ठीक है, समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन पूछ लो फिर। एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमने पूरी पढ़ ली, उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट खत्म, और वो 3 चीजें होनी चाहिए आर्टिकल्स में, क्या क्या? रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की दूसरी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, और उसमें प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय एक्सक्लूड होंगे, और हम थर्ड वाली पढ़ रहे हैं पब्लिक इश्यू। सिंपल है, ठीक है। अब बताओ एक क्वेश्चन, प्राइवेट कंपनी है, इसने क्या करा 2016 में 200 लोगों को शेयर इशू करे, 200 पर्सन को शेयर इशू करे, क्या अलाउड है या नॉट अलाउड? हाँ, फाइनेंशियल ईयर सुन लो, समझ लो, 200 लोगों को शेयर इशू करे, अलाउड है या नॉट अलाउड? अलाउड है। अलाउड, ठीक है। अब 2017 में इसने 30 पर्सन को शेयर और इशू कर दिए, अलाउड या नॉट अलाउड? अच्छा, क्या ये पब्लिक इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है? प्राइवेट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी करना चाहती है, प्राइवेट कंपनी ने 2016 में 200 लोगों को शेयर इशू कर दिए थे, तो मतलब उसके 200 मेंबर हो गए 200 मेंबर। अब वो क्या चाहती है, 2017 में 30 लोगों को शेयर और इशू करना चाहती है, क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती। नो मैम। नहीं, सब बोलेंगे क्या कर सकती है? नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं हमारे? 200। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो कर दे तो 200 प्लस 30 230 हो जाएंगे, तो हमारा सेक्शन 2/68 तो मैं ब्रीच कर दूंगी कि नहीं कर दूंगी? तो प्राइवेट कंपनी 30% को शेयर इशू नहीं कर सकती, सिंपल है। लेकिन अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो कर सकती थी? पब्लिक कंपनी कर सकते हैं, क्योंकि उसके मेंबर है, पब्लिक कंपनी के मेंबर की लिमिट नहीं होती, जितने अनलिमिटेड मेंबर्स, ठीक है। लिख लिया सबने एग्जांपल? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। सबको समझ में आ रहा है सब कुछ? यस मैम। हो गया? एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ, प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक इशू ला सकती है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि प्रोहिबिट कर रखा है ना एओए में 3 कंडीशंस, प्रोहिबिट पब्लिक इशू, तो पब्लिक इशू तो ला ही नहीं सकती। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है। तो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आई, 2016 में क्या करा प्राइवेट कंपनी ने? 200 लोगों को शेयर इशू करे, क्या कर सकती है? 20 लोगों को 20 लोगों को शेयर इशू करे, कर सकती है? हाँ या ना? यस मैम। कर सकती है, कर दिया। अब सेकंड, 2017 में 30 लोगों को शेयर और इशू कर दिए, क्या अलाउड है? यस मैम। यस मैम। 2018 में 150 लोगों को शेयर इशू करे, क्या कर सकती है? यस मैम। मैम। 2018। उसके बाद 2020 में 10 लोगों को और शेयर इशू करने, नो मैम। नो मैम। कर सकती है? नहीं कर सकती। बट अगर ये 10 लोग क्या है, एम्प्लॉइज है,
तो हम कर कर सकते सकते हैं, हैं फिर। वो अलाउड है, एब्सोल्युटली अलाउड है। कहाँ लिखा है? B1 में लिखा है। सिंपल, समझ में आया इतना? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी खत्म नहीं हुई है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, अभी तो मैंने सिर्फ एक बताया, एक पार्ट बताया, 3 क्लास लगेंगी डेफिनेशन में, ठीक है? समझ में तो आ रहा है ना? कोई चिंता की कोई बात नहीं है, सबको समझ में आएगा। चलो एक डिफरेंस देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कहाँ लिखा है? डिफाइन कहाँ है? सेक्शन 2 क्लॉज 68। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71। ठीक है? 71 प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल्स में 3 चीजें मेंशन होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं वो? restriction of trans रिस्ट्रिक्ट द राइट, Limit to 200. restrict the right to transfer its shares. Second point, limit the number of members to 200. और थर्ड पॉइंट, prohibits public prohibits issue. public issue. Prohibits public issue. तो प्रोहिबिट पब्लिक इशू मतलब वो प्राइवेट प्लेसमेंट तो ला सकती है लेकिन पब्लिक इशू नहीं ला सकती, यही मतलब है। पब्लिक कंपनी में क्या लिखा होगा? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें ये, जिसके आर्टिकल्स में ये 3 चीजें मेंशन ना हो, मतलब रिस्ट्रिक्शन ना हो, लिमिट ना हो और थर्ड प्रोहिबिशन ना हो। रिस्ट्रिक्ट, पब्लिक कंपनी की भी कोई लिमिट है मेंबर्स? वही तो कह रही हूँ, आप प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 चीजें लिखी हैं, रिस्ट्रिक्शन, लिमिट और प्रोहिबिशन। लेकिन पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में 3 चीजें ना लिखी हो, मतलब रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, ये लाइन ना हो। अगर लाइन नहीं है मतलब अलाउड है, जिसको मर्जी शेयर बेचो, हमें क्या, जिसको मर्जी शेयर बेचो, किसी से कुछ नहीं पूछना, ये मतलब है। सेकंड पॉइंट, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, ये पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखा, मतलब जितने मर्जी, अनलिमिटेड हो गए, अनलिमिटेड शेयर होल्डर। इसमें शेयर फ्रीली ट्रांसफर है ना, शेयर फ्रीली ट्रांसफर है, जिसको मर्जी बेचो। और इसमें थर्ड पॉइंट में क्या है? प्रोहिबिट है पब्लिक इशू प्राइवेट कंपनी के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या है? सब कुछ फ्रीली, पब्लिक इशू ला सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है। पब्लिक कंपनी कुछ भी कर सकती है। सिंपल डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. श्योर? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे आज की। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 220 2 क्लॉज 20। हमें क्या बोलना है? सेक्शन 2 क्लॉज 20, 220 नहीं बोलना, क्या बोलना है? 2 क्लॉज 20। क्या डेफिनेशन है? कंपनी मीन्स अ कंपनी जो रजिस्टर्ड है Companies Act 2013. 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या एप्पल कंपनी है? No, ma'am. माइक्रोसॉफ्ट? No, ma'am. क्यों बॉडी कॉर्पोरेट है, वो कंपनी क्यों नहीं है? मैम क्योंकि वो इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं है। वो इंडिया कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कंपनी बनने के लिए, यही मतलब है इसका। और वो क्या मानी जाएंगी? बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएंगी, ठीक है। अगर किसी के नाम के आगे लिखा है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, तो क्या कंपनी लिख देने से कंपनी बन जाएगी? नहीं No. बनेगी। कैसे बनेगी? हम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कैसे रजिस्टर कराते हैं? ROC हम के ROC को एप्लीकेशन एप्लीकेशन लगाते हैं, किसमें? INC 32। फिर ROC क्या करता है? INC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन से फॉर्म में? INC 11। उसके बाद जाके कंपनी बनती है। अच्छा, दिल्ली में ROC कहाँ पर है? नेहरू प्लेस नाम क्या है? कमल हरजानी। कमल हरजानी नाम, ठीक है।
बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, पता नहीं कौन से फ्लोर पे है। फिर हमने पढ़ी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी होने के लिए मुझे आर्टिकल्स में 3 चीजें लिखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी 3 चीजें? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। इसका मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, कि ये जब हमें शेयर्स ट्रांसफर करना है तो हमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मेंबर से पूछना पड़ेगा, तो उन्होंने मना कर दिया तो हम इसका एक राइट, इसका कुछ नाम दिया था मैंने, क्या नाम दिया था? प्रीमेप्टिव प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव राइट। इस राइट का क्या मतलब है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर बेचना चाहता है तो पहले उनसे पूछेगा। सेकंड पॉइंट, लिमिट कितनी है? 200। इसमें कौन कौन नहीं आता? प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय नहीं आता और पास्ट एम्प्लॉय नहीं आता। और थर्ड पॉइंट क्या था? प्रोहिबिट्स पब्लिकेशन। सिंपल, क्लियर है सबको इतना? यस मैम। 100%? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।